गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सब सीटेट एग्जाम के पेपर फर्स्ट जो 20 अगस्त 2023 को हुआ था उसके सीडीपी सेक्शन को देखेंगे। सीडीपी का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें सीडीपी को सॉल्व किया गया है, जो कि एग्जाम में आया था, जो सीटेट के एग्जाम में पेपर 1 का है ये सेट। और हम आज सीडीपी के टोटल 30 प्रश्न जो आए थे उन सभी को बारी बारी से सॉल्व कर देंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया क्या है? ऑप्शन है, एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। एक गति युक्त विकार है जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाध्यता है। ऑप्शन सी है, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। डी ऑप्शन, एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसकी विशेषता ध्यान का अभाव और आवेगशील व्यवहार है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ये इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। डिस्ग्राफिया में इस प्रकार के सिचुएशन होते हैं जो बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं। इसी के आधार पर हम बोलते हैं कि ये तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षर और आकारों को बनाने में कठिनाई होती है, तो वो बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं एग्जाम सीट पे भी बच्चे लिखने का प्रयास कर रहे हैं बट सही से लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे राइटिंग है उनका जो कि सही से प्रॉपर ढंग से लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये होता क्या है, इसके बारे में डिफिनेशन इसको देख लेते हैं कि डिस्ग्राफिया एक जटिल तंत्रिकीय विकार है जो लिखने के कार्य में व्यक्तियों के लिए चुनौतियां पैदा करती है। तो मतलब लिखने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जब डिस्ग्राफिया से पीड़ित कोई व्यक्ति लिखने का प्रयास करता है तो उसे अक्षरों और आकृतियों को सटीक रूप से बनाने में परेशानी का अनुभव हो सकता है। वे क्या करते हैं कि अक्षरों और शब्दों के बीच स्थानिक संबंधों के साथ संघर्ष कर सकते हैं, जिससे उनका लेखन अव्यवस्थित या अनुचित स्थान पर दिखाई देता है और इससे उनके विचारों को कागज पर व्यक्त करना एक वास्तविक चुनौती बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न में जो डिस्ग्राफिया के बारे में कहा गया है, ये डिस्ग्राफिया जो है, डिस्ग्राफिया एक ऐसा मतलब विकार है, तंत्रिकीय विकार, इसमें बच्चे को लिखने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है यहाँ पे संवर्धन, पी है विभेदित निर्देशन, सी त्वरण गतिवर्धन, डी विसर्जन। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये त्वरण और गतिवर्धन। ये क्या है त्वरण गतिवर्धन, इसको हम देखते हैं। त्वरण गतिवर्धन जो है प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाता है। यह कक्षा छोड़कर उन्नत पाठ्यक्रम लेकर या तेज गति से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। हम सब जानते हैं कि कक्षा में सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं हैं, सही बच्चे भी अलग अलग होते हैं और उनका माइंड सेटअप भी अलग अलग होता है। तो उसी में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे इसका आईक्यू लेवल हाई रहता है, बड़ा कुछ चीज को तुरंत वो कैच कर लेते हैं और उसको सामान्य रूप से अगर क्लास में पढ़ाते तो उनको थोड़ा सा बोरिंग भी फील होता है। तो वैसे बच्चे को तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए जो मतलब उपागम है उसको हम सब कहते हैं त्वरण या गतिवर्धन। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया है, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे पाठचर्या में अनुकूलन करें, विविध दृष्टिकोण को शामिल करें
अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। और 4 नंबर में दिया है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। तो इस प्रश्न में ऑप्शन जो दिया है कि इस रूप से दिया गया है कि कोई टीचर अगर समावेशित कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं तो उसको इन 4 में से कौन कौन सा वर्क करना चाहिए। तो पहला में तो चारों दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि पाठचर्या में अनुकूलन। तो हम समावेशित कक्षा के लिए टीचर्स को पाठचर्या में अनुकूलन करना पड़ता है। बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाया जाए कि सबको एक जैसा समझ में आए। अगर कोई बच्चे कम भी मतलब तेज होंगे, कोई ज़्यादा तेज होंगे, तो उसके हिसाब से भी इसमें देखना होता है। अगला है विविध दृष्टिकोणों को शामिल करने। तो बच्चे अगर एक तरीका से नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे तरीका से भी समझाने का प्रयास किया जाता है। तो समावेशित कक्षा में इसको भी शामिल किया जाता है। तीसरा है अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। मतलब कि कभी-कभी ऐसे होते हैं टीचर्स में किसी कुछ में कि सोच लेते हैं कि कुछ बच्चे कभी पढ़ ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं सकते, या कुछ जाति धर्म को लेकर के भी कुछ माइंड में कुछ गलत जो डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन शिक्षक को चाहिए कि वो अपने मन में कुछ ऐसा बात को नहीं रखें, अपने अंदर को झांकें और जो मन में उसका पहले से विचार है उसको त्यागें। और लास्ट है विविधता को एक बाधा के रूप में देखें। ये एकदम रॉन्ग है। विविधता को कभी बाधा के रूप में नहीं देखना चाहिए, विविधता को एक मौका के रूप में देखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब में तो यह 1 2 3 तीनों सही लग रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। ये समावेशित कक्षाएं क्या है। कहता है समावेशित कक्षा के वे हैं जो सभी छात्रों का स्वागत और समर्थन करती है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, योग्यताएं या सीखने की शैली हो गया, यहाँ शैली गलती से लिखा गया है, शैली कुछ भी हो। जो शिक्षक समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं वे पाठ्यक्रम में अनुकूलन बनाते हैं, विविध दृष्टिकोण को शामिल करते हैं और अपने स्वयं के निहित पूर्वाग्रहों की जांच करते हैं। वे विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी समावेशी कक्षा में शिक्षक विविधता को बाधा के रूप में नहीं देखते हैं। तो ये तो रॉन्ग हो गया है, इसलिए 1 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो शैशवावस्था जो होता है 0 से मतलब 2 वर्ष के लमसम में होता है, 2 से 6 आप बोल सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। तो ये इस अवस्था में क्या होता है ना, शैशवावस्था में बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप से सीखना चाहते हैं। तो परिवार जो हो जाता है वो प्राथमिक संस्थाएं होती है। तो इसीलिए हम इस पहले में तो प्राथमिक हो जाएगा और बाल्यावस्था ये विद्यालय, तो द्वितीयक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक और द्वितीयक, क्योंकि तृतीयक तो होता है नहीं है। बच्चे के लिए प्राथमिक संस्था हो गया अपना परिवार और यहाँ पर विद्यालय द्वितीयक। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न है लेव वाइगोत्स्की, एक मिनट पॉइंटर चेंज कर लेते हैं, है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ऑप्शन सी भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। और तीसरा है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या है, इन्होंने क्या बताया है। लेव वाइगोत्स्की ने एक क्या है रूसी मानव वैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का एक सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकसित किया था। उसका मानना था कि भाषा और संस्कृति जैसे सामाजिक कारक बच्चे कैसे सीखते हैं और विकसित होते हैं इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन है पहला ए ऑप्शन में उत्तर संक्रियात्मक स्तर, बी
पूर्व पारंपरिक स्तर, ऑप्शन सी पारंपरिक स्तर, ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पारंपरिक स्तर। ये कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के के सिद्धांत में नैतिक तर्क में 6 चरणों का वर्णन किया है, जिसे 3 स्तरों पर बांटा गया है, जैसे कि पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और एक है उत्तर पारंपरिक। तो पूर्व पारंपरिक में क्या हो जाता है कि इस स्तर पर बच्चे का नैतिक तर्क पुरस्कार और दंड पर आधारित होता है, जबकि पारंपरिक स्तर पर होता है क्या कि बच्चों का नैतिक तर्क समाज की अपेक्षाओं पर आधारित होता है। उसका मानना है कि अगर उनके माता पिता, शिक्षक या अन्य अधिकारी उनसे यही अपेक्षा करते हैं तो कुछ करना सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसके बारे में हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं क्या ऑप्शन सी क्यों सही है। कि इस स्तर पर बच्चे का क्या मानना होता है कि लोग समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि उनसे यही अपेक्षा की जाती है। वह सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और दूसरों की अस्वीकृति से बचने के बारे में भी चिंतित रहते हैं। मतलब इसमें बच्चे को ऐसा लगता है कि हमको जैसा हमसे डिमांड किया गया है हम उस प्रकार से बने। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो गया ऑप्शन ये पारंपरिक स्तर है, ऑप्शन सी। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया गया है अभिकथन, और इसको देख लेते हैं अभिकथन में क्या दिया गया है। अभिकथन में शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। दूसरा है यहाँ कारण दिया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी शिक्षकों और साथियों के बारे में मतलब बताया जा रहा है कि जितना अधिक जानकार लोगों के संपर्क में रहेंगे या हमसे बातचीत कर देंगे तो शिक्षार्थी या जो भी है उनको उससे ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो कारण भी दिया है कि सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है, तो ये भी सही है और ये इसका व्याख्या भी कर रहा है, तो दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ लिखा ए और बी दोनों सही है और आर जो है कि सही व्याख्या कर रही है। यहाँ देखते हैं कि इस स्थिति में कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या कर रहा है कि सामाजिक संपर्क अधिगम और विकास का एक प्रमुख घटक है और ये अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से है कि शिक्षार्थी अपनी समझ और कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा जितना संपर्क रहेंगे उतना उन्हें अनुभव भी होगा और सीखने को भी मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को आप देखते हैं। प्रश्न है अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, इसको ये प्रश्न दिया गया है। इसको हम इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है, ये दिया है पूर्ण विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वाले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों के प्रदर्शन की तुलना एवं मानक या तय पैमाने से करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इसमें ये कह सकते हैं कि अधिगम के लिए आकलन क्या है, ये जो है AFL का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे पहले। अधिगम के लिए आकलन AFL असेसमेंट फॉर लर्निंग एक प्रकार का आकलन है जिसका उपयोग छात्रों के सीखने में सुधार के लिए किया जाता है। यह योगात्मक आकलन से भिन्न है जिसका उपयोग छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और ग्रेड प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो इस आधार पे हम इस प्रश्न का सही जवाब बता पाएंगे कि अधिगम के लिए आकलन का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो ऑप्शन सी है। यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना
जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल किस आयु में शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों या पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन में है 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 वर्ष में ही बच्चे चुटकुलों और पहेलियों का आनंद लेने लगते हैं। आमतौर पर जो 7 साल के उम्र के आसपास शब्दों के खेल में संलग्न होना और चुटकुलों और पहेलियों का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। इसमें शब्दों का खेल शामिल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस उम्र तक बच्चे ने भाषा का एक मजबूत समझ विकसित कर ली है और हास्य की सराहना करने में सक्षम होता है। तो 7 साल के बच्चे में ऐसा गुण होता है कि वो मतलब किसी वर्ड को, किसी बात शब्द को समझ सके और चुटकुलों और पहेलियों के अर्थ को थोड़ा बहुत समझ करके उससे हंस सकते हैं, खेल सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। कैरल गिल्गिन के कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की तो किस दृष्टिकोण से किया था? इस प्रश्न का यही है कि किस दृष्टिकोण से, है ना। यहाँ एक मिस्टेक है लिखा हुआ, जिसको समझ लिए, ये के ना होकर यहाँ में ने है, मतलब कैरल गिलियन ने और यहाँ को है गिलिकन। तो कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है, तो किस दृष्टिकोण से किया था? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण और आनुवांशिक कारक को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नारीवादी दृष्टिकोण से। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। थोड़ा पॉइंट क्या है कि कैरल गिलिगन एक नारीवादी मानववैज्ञानिक थी जिन्होंने नारी दृष्टिकोण से लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। इन्होंने तर्क दिया है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के प्रति पक्षपाती था और इसमें नैतिकता के बारे में महिलाओं के सोचने के विभिन्न तरीकों को ध्यान में नहीं रखा गया था। अतः इस उन्होंने मतलब कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की आलोचना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं अब। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन एक मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। ऑप्शन में क्या दिया है? कारण परिणाम का विश्लेषण, कारण दिया है। ऑप्शन बी है केंद्रीय, सी है विकेंद्रीय और डी है पारगमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय। जीन पियाजे के अनुसार केंद्रीयकरण पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है, इसलिए इसका ऑप्शन केंद्रीय हो जाएगा। यह किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। अगले प्रश्न को हम सब देखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि, खाली जगह, और यहाँ भी खाली जगह है, डैश सोच है, जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश और डैश सोच है। तो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे जो खाली स्थान है ये खाली स्थान यहाँ ना होकर के सोच के बाद होगा और ये वाला यहाँ ना होकर के इसमें भी सोच के बाद होगा, डैश है। इस प्रश्न को एक बार हम रिपीट कर देते हैं फिर से कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है, जबकि मध्य बाल्य अवस्था में वृद्धि डैश और सोच डैश है। तो क्या है कि ऑप्शन दिया यहाँ पे धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर है और तार्किक है। ऑप्शन बी है स्थिर है, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित है, फिर धीमी है और तार्किक है। ऑप्शन सी स्थिर है, तार्किक है, धीमी, आत्मकेंद्रित। ऑप्शन डी धीमी, तार्किक, स्थिर है और आत्मकेंद्रित। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या होगा इसमें कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था में
वृद्धि कैसी होती है, तो वो कुछ धीमी होती है। और सोच के बारे में कहा जा सकता है कि ये कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है, तो ये ऑप्शन तो पहला ही लग रहा है यहाँ पे। और लास्ट में क्या है कि जब मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि डैश, तो मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि तो स्थिर हो जाती है और जो उसका सोच तार्किक होने लगता है, वो तर्क के आधार पे प्रश्न करने लगते हैं। तो इस आधार पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कहते हैं प्रारंभिक बाल्य अवस्था में वृद्धि धीमी हो जाती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाता है, यही चीज दिया हुआ भी था उसमें। और मध्य बाल्य अवस्था में क्या होता है, वृद्धि जो स्थिर हो जाती है और सोच तार्किक हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अधिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उनमें अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित होने लगी है। अगले प्रश्न को देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गतिक कौशल है, सॉरी स्थल नहीं, यहाँ पे स्थूल हो जाएगा, स्थूल, यहाँ पे दीर्घ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? ऑप्शन है बुनाई, तैरना, एक कागज पर वृत्त को रूपरेखा के अनुसार काटना, एक कागज पर बड़े आयत को रूपरेखा के अनुसार काटना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये स्थूल गतिक कौशल में क्या होता है ना, हमारे बॉडी का ज्यादा पार्ट्स मतलब यूज में आता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे स्थूल गतिक कौशल में शरीर के बड़े मांसपेशी समूह की गति और समन्वय शामिल होती है। तो तैराकी जो तैरना में शरीर को पानी के माध्यम से आगे बढ़ने में बढ़ाने के लिए प्रमुख मांसपेशी समूह जैसे हाथ, पैर और अंतर्भाग उपयोग की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, रनिंग करना, जंपिंग करना, स्विमिंग करना, साइकिलिंग करना, जिसमें हम मतलब हमारा शरीर का अधिक पार्ट्स क्या होता है, शामिल होता है। ठीक है, तो ये जो आ जाता है वो हमारे स्थूल गति कौशल में आ जाता है। और सूक्ष्म गति कौशल होता है और जिसमें क्या होता है कि उसमें लिखना उखना शामिल होता है। तो अगले प्रश्न को आप देखते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक वृद्धि और विकास विकास के डैश और डैश सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इस प्रश्न ऑप्शन क्या क्या दिया है? एकीकरण, एकीकरण मतलब सरल से जटिल, विभेदीकरण जटिल से सरल, दूसरा है शीर्षगामी मतलब अवरोही और दूसरा है समीपस्थ, सी है समीपस्थ शीर्षगामी, डी विकेंद्रीकरण और एकीकरण। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हम समझ ले थोड़ा इसको कि शारीरिक वृद्धि और विकास विकास के शीर्षगामी और समीपस्थ सिद्धांत का पालन करते हैं। शीर्षगामी क्या है? ये सिद्धांत कहता है कि वृद्धि और विकास सिर से पैर की उंगलियों तक विकसित होता है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले सिर विकसित होता है, उसके बाद धड़, हाथ, पैर विकसित होता है। और समीपस्थ सिद्धांत बताता है कि वृद्धि और विकास शरीर के केंद्र से छोर तक होता है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले मुख्य मांसपेशी और हड्डियां विकसित होती है, उसके बाद बाहों, पैरों के मांसपेशी और हड्डी का विकसित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी, शीर्षगामी और समीपस्थ। अगले प्रश्न को देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ में हार्वर्ड गार्डनर ने, जो एक दार्शनिक थे, हार्वर्ड गार्डनर ने दार्शनिक के बारे में और एक मूर्तिकार के बारे में तुलना किया है, जो कह रहा है दोनों में किस प्रकार की बुद्धि थी। तो ऑप्शन दिया है पहला भाषिक, मतलब दर्शन शास्त्री के पास भाषिक और मूर्तिकार के पास अंतर व्यक्तिक। ऑप्शन बी है दिक स्थान या अंतर व्यक्तिक, ऑप्शन सी अंतर व्यक्तिक दिक स्थान और ऑप्शन डी अंतर व्यक्तिक और भाषिक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दर्शन शास्त्री के पास जो अंतर व्यक्तिक टाइप का बुद्धि होता है और मूर्तिकार के पास जो होता है वो दिक स्थान होता है। तो इसको हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था इन्होंने, हार्वर्ड गार्डनर ने। उसने बताया था कि दार्शनिक में जो है अंतर व्यक्ति बुद्धिक होने की अधिक संभावना होती है, जिसमें आत्म जागरूकता, आत्मनिरीक्षण और अपनी भावनाओं, प्रेरणाओं और आंतरिक विचारों को समझना शामिल होता है। और वही दूसरी ओर मूर्तिकार के बारे में बताया गया
कि उसके पास दिक् स्थान बुद्धि होने की अधिक संभावना होती है, जो दृश्य और स्थानिक जानकारी को समझने और उसमें हेरफेर करने की क्षमता से संबंधित होती है। तो इस आधार पे इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी कहलाएगा। अगले प्रश्न को आप देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो प्रश्न है यहाँ पे, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? ऑप्शन बच्चों के अधिगम पर, शिक्षक के नियंत्रण पर, सीखने में पुनर्बलन की भूमिका पर, ऑप्शन सी आलोचनात्मक प्रतिबिंबन में के महत्व पर, ऑप्शन सी एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद के रूप में देखने पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। इसको हम समझने का प्रयास यहाँ से करते हैं थोड़ा सा, कि अनुभवात्मक अधिगम को सीखने के लिए अधिक प्रभावी तरीके के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक चिंतन कौशल, समस्या समाधान कौशल और आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करती है। और हम सब जानते हैं समस्या समाधान और आत्मचिंतन करना कितना महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चे को किसी भी समस्या को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी तरीका है? तो ऑप्शन दे दिया गया है, 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावी तरीका होगा, इसको देख सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र चिंतन को हतोत्साहित करना और घोषणात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी कठिन समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रेरित करना। ऑप्शन सी उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर देना। तो इस ऑप्शन के आधार पे तो पहला तो होगा नहीं, कठिन समस्याओं को बचने के लिए कहेंगे तो वो आगे बढ़ेगा नहीं, और उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान देंगे तो एट ए टाइम कौन सा समाधान है ये वो कर नहीं पाएगा। लेकिन ये ऑप्शन डी जो होगा, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कि बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि इससे उसके माइंड में किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए नई नई बातें आएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम सब देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प पर चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन में क्या दिया है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चे को सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और कारण में दिया है, सभी बच्चे को आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। तो ये तो दोनों बात सही है कि शिक्षक को ऐसा बनाना भी चाहिए और सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। हाँ, अलग बात है कि कुछ लोग देरी से सीखते हैं, कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन होते जरूर है। तो ये दोनों भी सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या थोड़ा सा पॉइंट लिखा है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे बच्चे को सक्रिय भागीदारी संलग्नता हो। तो वह बच्चे को ऐसा तरीके से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, आंतरिक रूप से प्रेरक है और जो उन्हें जो आंतरिक रूप से प्रेरक है और जो उनकी अधिगम की शैली और क्षमताओं के अनुरूप होता है। ठीक है, तो मतलब कि उस प्रकार अगर सार्थक वातावरण बनाते हैं तो बच्चे उसमें जल्दी सीखते हैं और अपने माइंड को भी ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये दोनों सही है और ये आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? ए संगठन, बी वर्गीकरण, सी वैचारिकता और डी गैर प्रासंगिकरण। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि ये तीनों अधिगम के दौरान योगदान देती है। कैसे? तो इसको हम देखते हैं यहां से। संगठन, वर्गीकरण और वैचारिक अधिकता जो होता है वो सभी प्रक्रिया है जो कि अधिगम प्रक्रिया में योगदान करती है। संगठन से क्या होता है, सूचनाओं को इस तरह से व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है जिसमें इसे समझने और याद रखना आसान हो जाए।
वर्गीकरण क्या है? वस्तुओं का विचारों को उनके सामान्य गुणों के आधार पर समूहीकृत करने की प्रक्रिया है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और नई जानकारी को अधिक आसानी से सीखने में मदद करती है। और लास्ट था इसमें वैचारिक तो सोचने के बारे में कि अवधारणा वस्तुओं या विचारों के मानसिक प्रतिनिधित्व बनाने की प्रक्रिया है। यह हमें उन चीजों की समझने और भी सोने की अनुमति देता है। सोचने, यहाँ पे सोने नहीं सोचने होगा, सोचने की अनुमति देता है जो सीधे तौर पर अवलोकन योग्य नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों जो है संगठन, वर्गीकरण और वैचारिक अधिकता जो है ये अधिगम के लिए मतलब अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देती है, जबकि ऑप्शन डी जो था गैर प्रासंगिकरण ये नहीं देती है। अगले प्रश्न को देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थी को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पहला, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन बी, क्रिया की परिभाषा क्या है? ऑप्शन सी, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं? ऑप्शन डी, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है? तो हम देख सकते हैं कि इसमें विद्यार्थी को खुद से वाक्य में संज्ञा क्रिया क्या संबंध है, इसमें अपना मतलब अपनी सोच को विकसित होगा नहीं, सोच विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। कोई विचार ही नहीं करेगा। क्रिया पर परिभाषा, इस पर भी कोई विचार नहीं कर पाएगा। और आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदलते हैं, ये भी रॉन्ग। लेकिन कक्षा की शुरुआत में क्रियाओं के उपयोग के बारे में अपनी समझ कैसे बदल सकते हैं, ये ठीक है। तो इसमें विद्यार्थी अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? तो सफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण के बारे में दिया है और ऑप्शन दिया है, मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुए क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आते थे। इसमें शिक्षक को ही दोष दिया गया, अपने बारे में तो नहीं कहा गया है कुछ। ऑप्शन बी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैं पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये आंतरिक आरोपण, अपने आप पर आरोप लगाया जा रहा है, होना तो यही सही चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। पहले, शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ये भी हम दोस्त का आरोपण हम दूसरे पर मतलब शिक्षक पर कर रहे हैं। ऑप्शन डी, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। ये भी दोस्त पर आरोपण कर रहे हैं। तो आंतरिक खुद पर आरोपण कर रहे हैं, ऑप्शन ये बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि मैं परीक्षा में फेल क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। इसमें अपने खुद के बारे में खुद पर आरोप दिया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया है अभी कथन में कि बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खिलाने के रूप में चुनती है, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करती है। तो ये अभी कथन भी सही बात है। जनरली हम देखने को मिलता है कि लड़कियां गुड़िया को और लड़के जो कार को पसंद करते हैं। कारण क्या है कि बच्चे किसी विशेष संस्कृति अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के और लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। हम समाज में जान रहे हैं कि लड़कियों के लिए अलग वर्ग, लड़कों के लिए अलग वर्ग है, खेलने का भी तरीका अलग है, सब चीज में वो अलग एक दूसरे से होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रश्न ये सही है, अभिकथन भी सही है, कारक भी सही है और ये दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार डैश बच्चों के संकल्पात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन है पहला, मूर्त पुरस्कार, सहकर्मी सहयोग, सामाजिक अलगाव। ऑप्शन डी, मानवीकृत पाठ्यक्रम। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकर्मी सहयोग। इसको हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की की जो एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। इनका मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं और सहकर्मी सहयोग संकलनात्मक योग्यताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। तो हम इसी के आधार पे हम बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग। अगले प्रश्न को देखते हैं अब।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक मतलब बच्चे जो अपने अंदर बोलते हैं उसके बारे में दिया है कि ऑप्शन ए में बच्चों के लिए एक काल्पनिक मित्र के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। ऑप्शन बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। ऑप्शन सी विकासात्मक देरी का संकेत है। ऑप्शन डी बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रण करने का एक तरीका है। तो ऑप्शन के आधार पे हम बता सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी कि बच्चे को अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। देखते हैं जनरली बच्चे क्या हम सब भी और बच्चे तो ज़्यादा होता है बच्चों में, अगर वो कुछ किसी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है, तो उसके मन में कुछ विचार आएगा तो उसको नियंत्रित करने के लिए वो कभी कभी मन में ही बोलने लगता है तो इसी को हम बोलते हैं आंतरिक वाक। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता क्या है? मतलब एक बच्ची जो अपर्णा है, ये अपर्णा ये बता रही है कि उसके पास जो शर्ट में बटन था वो जिंदा है क्योंकि वो शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। तो उसकी सोच की विशेषता क्या है? ऑप्शन है परगमनात्मक तर्क, ऑप्शन बी जीववादी चिंतन, ऑप्शन सी केंद्रीयन, ऑप्शन डी परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जीववादी चिंतन, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को अभी तक सजीव और निर्जीव की वस्तुओं के बीच का अंतर स्पष्ट समझ में नहीं आता है। ठीक है, वे मान कर सकते हैं कि मतलब कारों, खिलौने और यहाँ तक कि बटनों जैसे वस्तु में भावनाएं होती है, वे अपने आप काम कर सकती है, इसलिए इसको विश्वास है कि बटन जिंदा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे तो जीववादी चिंतन की धारणा क्या है कि जीववादी चिंतन का धारणा है कि निर्जीव वस्तुएं जीवित है। यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चों के चिंतन की एक सामान्य विशेषता है, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु के बीच बच्चों की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चों को अभी तक सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट समझ में नहीं आता है। इसीलिए ये बच्चे क्या करते हैं, जो उसके लिए वर्क जो मतलब काम हो रहा है जिसके माध्यम से, उसको भी वो सजीव समझ लेते हैं। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थी की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है कल्पना को तथ्य से अलग करने की श्रेष्ठ क्षमता, ऑप्शन बी उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, ऑप्शन सी बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, ऑप्शन डी संवाद कौशल का उच्च स्तर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार, क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा पहले देख लेते हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा कि ASD या स्वलीनता, एच डी का फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर में क्या होता है, एक विकार है ये जो कि संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ASD वाले लोग या बच्चे जो भी बोले को सामाजिक संकेत को समझने और उसे जवाब देने में कठिनाई हो सकती है। वे दोहराए जाने वाले व्यवहार और रुचियों में संलग्न हो सकते हैं, मतलब कि बार बार रिपीट करना, कोई भी बात को बोलने से पहले सोचना और उसको बार बार रिपीट करना, ऐसा ये हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प पर चयन कीजिए। अभिकथन क्या है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। और कारण दिया है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और वृद्धि करते हैं। तो इस अर्थ हम इसको देख सकते हैं, तो दोनों सही लग रहा है। पहला सत्य है, क्योंकि जब शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों से के संपर्क में आते हैं तो अपने स्वयं के विश्वासों और अवधारणाओं के बारे में आलोचनात्मक रूप से सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये पहला वाला भी सही है। दूसरा है तो ये भी सही है, क्योंकि जब छात्र उन लोगों के साथ बातचीत में संलग्न होते हैं जिनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं तो उन्हें अपने विचारों को स्पष्ट करने और दूसरों के विचारों को सुनने के लिए मजबूर किया जाता है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सही है और ये दो एक दूसरे मतलब कि
आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को हम सब देखते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन क्या है? तथ्यों को रटना, दूसरा बी है यथावत याद करने के पूर्वाभ्यास में उत्कृष्ट बनना, ऑप्शन सी समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी समालोचनात्मक चिंतन का विकास। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य जो होता है, बच्चों को उन कौशल को विकसित करने में मदद करना होना चाहिए जिनकी उन्हें समालोचनात्मक चिंतन और समस्याओं को हल करने की आवश्यकता होती है। जब छात्र समालोचनात्मक चिंतन से सीखते हैं तो वे स्कूल और काम और जीवन में सफल होने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को सोचना जब समालोचनात्मक चिंतन से सीख जाता है किसी भी चीज को, तो स्कूल और अपने जीवन में आने वाले किसी भी समस्या को सफल बनने में वो पहले से तैयार होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि समालोचनात्मक चिंतन का विकास। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब कोई अवधारणा, ऑप्शन ए सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ती है, जटिल से सरल की ओर बढ़ती है, तर्क संगत के अनुभवजन्य की ओर बढ़ती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। तो यहाँ देख लेते हैं कि प्रभावी शिक्षण में कई प्रमुख सिद्धांत और रणनीतियां हैं शामिल होती है जो शिक्षार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने और प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है। जब कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर, है ना, यही इस प्रश्न का सही जवाब था, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है तो बच्चे अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि बच्चे जब मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं तब प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं हम सब। विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता, ऑप्शन है मतलब इसके आगे की जो कौन सा लाइन जुड़ेगा इसके बारे में दिया गया है कि विद्यार्थियों की सीखने की कौशलियों में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंबों के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी की अपेक्षा की जानी चाहिए, मतलब सीखने की शैलियों में विविधता की अपेक्षा की जानी चाहिए और सीखने की शैलियों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी है कि सीखने की शैलियों में विविधता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा और अवरोध के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी को सीखने की शैली में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता में के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अधिगम की शैली अलग अलग तरीके से जिसे लोग सिखाते हैं, है ना। कुछ लोग ये सुनकर सबसे अच्छा सीखते हैं, जबकि अन्य लोग देखने या करने से सबसे अच्छा सीखते हैं। कुछ लोग अकेले काम करके सबसे अच्छा सीखते हैं, जबकि अन्य लोग दूसरों के साथ काम करके सबसे अच्छा सीखते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों को सीखने की शैली में विविधता को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। यह वीडियो 20 अगस्त 2023 को सीटेट के पेपर 1 का है, जो कि सीडीपी सेक्शन का है। इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम नए कंटेंट के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।